प्रिय दीक्षित, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि पहले चरण के 8 जिलों में 19 अप्रैल को मतदान होगा और आज शाम 5 बजे से थम जाएगा 8 जिलों में चुनाव प्रचार। कल पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में 19 अप्रैल को मतदान होगा। बिजनौर, नगीना और मुरादाबाद में भी 19 अप्रैल को मतदान होगा। रामपुर और पीलीभीत में भी 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। आज शाम 5 बजे इन 8 सीटों पर चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और अर्धसैनिक बल पूरी तरीके से तैनात नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि 5 बजे आज 8 सीटों पर चुनाव प्रचार जो है जो लगातार जारी है वो थम जाएगा और आज 5 बजे के बाद प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। 8 जिलों की बात की जाए तो यहां पर आपको बता दें कि सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, नगीना, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, ये 8 सीटें हैं जहां पर आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। ये आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा, जो पश्चिमी यूपी की 8 सीटें हैं उन पर आज चुनाव होना है, जिसमें से कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, नगीना शामिल है, जिसमें आपको बता दें कि 8 सीटें हैं जिस पर आज आपको बता दें कि चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। ये 8 सीटें सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, उसमें थम जाएगा चुनाव प्रचार। 19 अप्रैल को यहां पर मतदान होना है और पहले चरण की बात कर ले तो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, ये सीटें हैं जहां पर 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, ये वो सीटें हैं जहां पर पहले चरण का मतदान होना है और 19 अप्रैल को यह मतदान होगा, जिनमें 8 सीटें शामिल हैं, जिसमें सहारनपुर की बात कर लेते हैं। सहारनपुर पर मतदान होगा। कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, ये 8 सीटें हैं जिन पर चुनाव होगा 19 अप्रैल को। पश्चिमी यूपी की ये सीटें हैं और जहां से पहले चरण का चुनाव होगा, पहले चरण को लेकर यहां पर आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे तक का चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, ये वो सीटें हैं जहां पर आपको बता दें कि पहले चरण को लेकर मतदान होगा 19 अप्रैल को और जिसके चलते आज शाम 5 बजे यहां पर जो प्रचार है वो थम जाएगा। ये सीटें देखिए जरा, पश्चिमी यूपी की सीटें हैं जहां पर आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और 19 को यहां पर मतदान होना है। और लियाकत पुंडेर हमारे सहयोगी सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सचिन हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं। लियाकत, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और आप समझना चाहूंगा कि आखिर सहारनपुर का जो सियासी समीकरण है क्या कुछ कहता है, क्योंकि आज देखा गया जिस तरीके से कई दिग्गज चुनावी मैदान में है, जनसभाओं का दौर लगातार जारी है, शाम 5 बजे तक यहाँ पर प्रचार भी थम जाएगा। क्या कुछ अपडेट जानकारी आपके पास? आपको मैं बता दूं, जो प्रथम चरण का चुनाव होगा उसके प्रचार का आज आखिरी दिन है, यानी शाम 5 बजे जो प्रचार है वो बंद हो जाएगा, थम जाएगा, जिसके लिए आज सहारनपुर में भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यानी गठबंधन के जो प्रत्याशी इमरान मसूद हैं, उनके लिए प्रचार करने के लिए प्रियंका गांधी का रोड शो भी आज सहारनपुर में देखने को मिला। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो था, यानी कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं राघव लखन पाल शर्मा, उनके लिए कल योगी रोड शो करने के लिए आए थे। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो सभी पार्टियां पूरे तरीके से जोर आजमाइश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से कोई प्रत्याशी यानी कि जो भी दल हैं सब प्रत्याशी अपने अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं और जीत के सभी दावे कर रहे हैं। इसमें सहारनपुर की हम बात कर लेते हैं। सहारनपुर में जो सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, भाजपा और जो इमरान मसूद हैं उनके बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो बसपा का वोट है, यानी ये बसपा जिसको अपना वोट मानती है, वो छिटकता हुआ इस बार दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो
बसपा का वोटर है वो इस बार भटकता हुआ दिखाई दे रहा है और जो भाजपा और गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद है उनकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बसपा का जो अपना वोटर है वो इस बार भटक गया है और सीधी टक्कर भाजपा प्रत्याशी और जो गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद है उनमें देखने को मिल रही है। जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, अगर मुजफ्फरनगर का सियासी समीकरण समझना चाहें तो क्या कुछ मुजफ्फरनगर का सियासी समीकरण समझता है कहता है, क्योंकि आज अगर बात की जाए तो आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा, 19 को मतदान। सचिन, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, हमारे सहयोगी स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, देखिए इस वक्त अगर बात की जाए तो आप पश्चिमी यूपी के दौरे पर रही हैं, क्या कुछ वहां के सियासी समीकरण कहते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो आज शाम को चुनाव प्रचार भी थम जाएगा और 19 को मतदान। स्वाति, आवाज पहुंच रही है आप तक? अरे आ रही है। हेलो स्वाति, आवाज पहुंच रही है आप तक? स्वाति, देखिए अगर बात की जाए तो आप जिस तरीके से पश्चिमी यूपी के दौरे पर रही हैं, आवाज आ रही पश्चिमी यूपी के आप दौरे पर रही हैं और इस दौरान आपने देखा, क्या कुछ वहां के सियासी समीकरण जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए 19 अप्रैल को देश भर की अगर बात करते हैं हम तो 102 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 सीटें हैं, जिसमें 7 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर आता है, पीलीभीत को छोड़कर। लेकिन दमखम जो है वो तमाम पार्टियों की तरफ से अपनाया गया है और खास तौर पर ये समझना होगा कि उन सीटों पर बीजेपी की अगर हम बात करें तो दिग्गज नेता पहुंचे, जहां पर पार्टी को लग रहा है कि कमजोर स्थिति है या टफ फाइट है, वहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, खुद गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। दूसरी तरफ अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो खुद अखिलेश यादव जो है वो प्रचार करते हुए नजर आए हैं। और इंडिया गठबंधन के लिए ये चुनौती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2019 और 2024 को हम देखते हैं तो इस बार रालोद जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। ऐसे में किस तरह से जीत हासिल इंडिया गठबंधन करेगी, किस तरह से मजबूती अपने आप को दिखाएगी पहले चरण की सीटों पर, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 400 सीटों का दावा कर रही है, उसको पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की इन पहले चरण की 8 सीटों पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए चुनौती है। और इसीलिए मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है और उन सीटों पर मुख्यमंत्री पहुंचे जहां पर चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है। क्योंकि अगर हम पीलीभीत सीट की बात कर ले तो वहां पर मौजूदा सांसद का टिकट काटकर नए प्रत्याशी को उतारा गया है। सरकार में मंत्री है जितिन प्रसाद, ऐसे में चैलेंज है कि जीत कर चुनाव आए। अगर हम दूसरी तरफ रामपुर सीट की बात करें तो उपचुनाव में आपने भी देखा था कि किस तरह से जो है वो कम मार्जिन से वहां पर जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी की हुई थी। ऐसे में रामपुर सीट को जीतना भी बीजेपी के लिए चुनौती मानी जा रही है। लेकिन अब देखना होगा नतीजे क्या होंगे। लेकिन ये साफ है कि दोनों पार्टियों की तरफ से जीत को लेकर दावा जो है वो लगातार किया जा रहा है कि 8 सीट पर एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम 8 सीटों पर जीत हासिल करेंगे और नतीजे 4 जून को आएंगे, तब तस्वीरें साफ होगी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर पर बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। लेकिन स्वाति, जिस तरीके से बात की जाए तो 2019 के अगर हम नतीजों को समझने की कोशिश करें तो बीजेपी को सबसे बड़ा झटका जो लगा था इन 5 सीटों पर लगा था। पश्चिमी यूपी में जो 8 सीटें जिनमें पहले चरण पर मतदान होना है, उसमें 5 सीटें जो हैं वो विपक्ष के खाते में गई थी। समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था। जब शायद यही वजह है कि इस बार पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने, चाहे पीएम मोदी से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर तमाम बड़े नेता इस वक्त आपको पश्चिमी यूपी में दिख जाएंगे। जी बिल्कुल, इसीलिए बीजेपी पहले चरण में सभी सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है, जिससे जब आने वाले चरणों में उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग होगी उससे सीधे तौर पर 80 सीटों पर जीत हासिल हो सके।
2019 और 2024 को इस फर्क से भी समझना होगा कि रालोद समाजवादी पार्टी की साथ थी, बीजेपी के साथ नहीं थी। और इस बार आपने देखा कि किस तरह से बातचीत हुई, पूरी तरह से डील फाइनल हुआ और उसके बाद रालोद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसका भी असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। और ये भी वजह जो आपने कही कि प्रधानमंत्री की बात करें हम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें हम, जो दिग्गज चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पहले चरण की सीटों पर पहुंचे। और बीजेपी चाहती है कि 8 सीटों पर जीत हासिल हो या फिर कम से कम जो है वो 5 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हो, जिससे आगे का रास्ता आसान हो। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। अखिलेश यादव खुद पीलीभीत भी पहुंचे या अन्य सीटों भी प्रचार करते हुए नजर आए होंगे। लेकिन दमखम जो है वो तमाम पार्टियों की तरफ से आखिरी दौर में भी किया जा रहा है। सुबह से ही अगर हम अलग अलग सीटों की बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो आप देखिए सहारनपुर में खुद प्रियंका गांधी पहुंची हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, सरकार पर निशाना साधा है। तो कहीं ना कहीं चुनौती जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए भी देखी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी देखी जा रही है, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। अब कौन कितनी सीटों पर विजयी होगा ये 4 जून को साफ होगा। लेकिन ये तय है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधी टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। और इसी वजह से जोर आजमाइश जो है वो सभी पार्टियों की तरफ से लगाई जा रही है। और बसपा को भी समझना होगा, क्योंकि 2019 में सभी पार्टियां गठबंधन में थी। भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है वो रालोद के साथ है, बसपा अलग चुनावी मैदान में है। किस तरह से नतीजे आएंगे उत्तर प्रदेश की, ये देखना होगा, महत्वपूर्ण होगा। 4 जून को तस्वीरें साफ हो पाएगी। लेकिन इन 8 सीटों पर कितनी सीटें कौन सी पार्टी को मिलता है ये भी देखना होगा। लेकिन आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा 102 लोकसभा सीटों पर। कई मंत्रियों की अगर हम बात करते हैं देश भर की, तो चुनावी जो दाव है वो मंत्रियों पर भी है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं इस बार जो चुनौतियां हैं वो विपक्ष के सामने बहुत तगड़ी हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो एक भरा पूरा आंगन था जब आपके साथ जयंत चौधरी थे। क्योंकि पश्चिमी यूपी में अगर बात की जाए तो रालोद की एक अच्छी खासी पैठ है और ओपी राजभर जैसे तमाम बड़े नेता आपके साथ थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो विपक्षी खेमे में है, तो आपके लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। देखिए, 2024 को देखते हुए ही बीजेपी ने पहले से ही तैयारियां शुरू की थी। और इसी वजह से जो उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टियां थी, उनको अपने साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी आई, जिससे खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उस पर जीत हासिल हो सके। आपने देखा कि नुकसान बीजेपी को 2019 में इन सीटों पर हुआ था। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर नुकसान हो इन 8 सीटों पर। और इसी वजह से रालोद को भी अपने साथ लेकर आई और जो भी क्षेत्रीय दल है, छोटे छोटे दल है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर आई। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी, क्योंकि 17 सीटों पर जो है वो कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में किस तरह से समीकरण आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन ये तय है कि एक तरफ 2019 और 2024 में दोनों की तस्वीर बिल्कुल अलग है। जो पहले समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करती थी जो पार्टियां, वो आज एनडीए के साथ है। और इसीलिए बार बार कह रही हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर खास तौर पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि तस्वीर इस बार 2024 में अलग होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप सुनिए जो चुनावी मैदान में है, चाहे मुजफ्फरनगर की बात कर लीजिए, संजीव बालियान की, साफ तौर पर कहना है कि रालोद के आने से फायदा जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। जयंत चौधरी को आप देखिए, खुद प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि
2 सीटों पर चुनावी मैदान में रालोद है, बागपत और बिजनौर, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनके लिए खुद चुनावी मैदान में। ठीक है स्वाति, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ शामली से जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या कुछ सियासी समीकरण शामली के कहते हुए नजर आ रहे हैं? कैंडिडेट बनाया, उसके अलावा इकरा हसन समाजवादी पार्टी से, दोनों ही कैंडिडेट जो है अपने तक का दम लगा रहे हैं। फिलहाल जो कैराना के हालात है वो यहाँ पे जो है टक्कर का चुनाव होने जा रहा है। दोनों ही कैंडिडेट जो मुस्लिम वोटर है वो एक राय होकर के वोट करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है प्रदीप चौधरी का भी दावा है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो फिलहाल का जो जमीनी यहाँ समीकरण है वो तमाम जो विरोधी है जो वो भी जो है अपना दावा कर रहे हैं, इधर जो है प्रदीप चौधरी भी। तो ऐसे में अब स्थितियां ये है कि चुनाव टक्कर का यहाँ होने जा रहा है और जो हालात है वो आज शाम 5 बजे से जैसे प्रचार थम जाएगा, उसके बाद अब डोर टू डोर का कैसे चुनाव प्रचार होता है उसके ऊपर भी चुनाव यहाँ का बड़ा निर्भर करने वाला है। जी, लेकिन देखिए जिस तरीके से इकरा हसन की बात कर ली जाए तो जिस तरीके से वो राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में आई है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ जाती है इस दौरान अगर देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल, देखिए जो इकरा हसन का जो परिवार है वो 80 के दशक से राजनीति में है। उनके दादा जो है सांसद रहे हैं, पिता रहे, माता रही है। वर्तमान में उनका भाई नाहिद हसन कैराना से जो है सपा से विधायक है। तो एक बड़ा राजनीतिक करियर, बड़ा जो है राजनीतिक घराना उसको जो है कहा जा सकता है। तो उसका भी एक बड़ा लाभ जो है उनको मिलेगा, चुनाव लड़ने का बहुत बड़ा अनुभव जो है हसन परिवार को है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो प्रदीप चौधरी भी जो है 2 बार जो है विधायक रहे, उसके बाद 1 बार सांसद रहे हैं। तो दोनों ही परिवार जो है बड़े राजनीतिक घराने हैं और ऐसे में इकरा हसन की स्थितियां ज्यादा कुछ मजबूत कही जा सकती है क्योंकि पुराना एक राजनीतिक बड़ा अनुभव है। जी ठीक है, स्वाति हमारी सहयोगी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से बनी हुई है। स्वाति, मुजफ्फरनगर का सियासी समीकरण क्या कुछ कहता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े चेहरों पर दांव लगाया गया है? जी, 2019 में चुनाव जीत कर आए और अब फिर से बीजेपी ने उनको मुजफ्फरनगर सीट से प्रत्याशी बनाया है। संजीव बालियान की हम बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहना है कि वो जीत की हैट्रिक लगाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो हरेंद्र मल्लिक यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है। उनका कहना है कि अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तब समाजवादी पार्टी की जीत मुजफ्फरनगर सीट पर होगी। लेकिन यह भी समझना होगा कि दोनों जाट नेता हैं, जाटों का वोट, क्योंकि मुजफ्फरनगर को अगर हम समझते हैं तो मुस्लिम वोट और जाट वोट ये मायने रखता है कि किसकी तरफ है। अगर ये वोट बंटता है तब कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि संजीव बालियान भी जाट है, हरेंद्र मल्लिक भी जाट है। ऐसे में जाट वोट किसकी तरफ जाएगा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मुस्लिम वोट किसकी तरफ जाएगा, संजीव बालियान की तरफ या फिर हरेंद्र मल्लिक की तरफ, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी वजह से मुजफ्फरनगर सीट पर ये 2 वोटर जो है वो मायने रखते हैं कि ये किसकी तरफ जाते हैं। लेकिन संजीव बालियान का कहना है कि वो 24 घंटे मुजफ्फरनगर के लोगों के साथ रहे हैं, यही वजह है कि वो चुनाव जीतेंगे। और संजीव बालियान केंद्र सरकार में मंत्री भी है। ऐसे में उनके लिए चुनौती है कि पार्टी ने जिस तरह से तीसरी बार। ठीक है स्वाति, मैं लौटूंगा आपके पास। मुरादाबाद से हमारे सहयोगी दीपचंद जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपचंद, मुरादाबाद का सियासी समीकरण क्या कुछ कहता है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर सियासी उठापटक बहुत तेजी से देखने को मिली है। यहां पर सीटिंग सांसद का समाजवादी पार्टी से टिकट काट दिया गया, रुचिवीरा को मैदान में उतारा गया है सर्वेश सिंह के सामने। क्या कुछ सियासी समीकरण अब बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, चुनाव है वो हमेशा हिंदू मुस्लिम पर आधारित होता है, क्योंकि दोनों की संख्या लगभग बराबर है। लेकिन भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर थोड़े हल्के नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले काफी दिन से उनकी तबीयत बेहद ज्यादा खराब है और अभी तक मैदान में एक बार भी वो नहीं दिखे, जिसके चलते लोगों में काफी तरीके की चर्चाएं उनको लेकर हो रही हैं, जो उनको चुनाव में खासा महंगा पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी। जी, बात पूरी करिए दीपचंद। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो जब 2019 में मोदी लहर थी तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी और उसमें एक मुरादाबाद की भी सीट शामिल थी। एसटी हसन ने यहां पर एक बम्पर जीत दिलाई थी
अखिलेश यादव को, लेकिन अब उनका टिकट काट दिया जाता है। पहले उनको टिकट दिया जाता है, उसके बाद उनका टिकट काट दिया जाता है। रुचि वीरा को यहां पर मैदान में उतारा गया है, जबकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। कितना क्या कुछ असर पड़ेगा? जहां तक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की बात है तो आज भी मुसलमान जो वर्ग है उसकी पहली पसंद समाजवादी पार्टी है। उसके बाद दूसरा विकल्प जो उनके पास रहता है वो कांग्रेस पार्टी है। यानी कहीं न कहीं जो मुस्लिम बाहुल्य वोट है वो समाजवादी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, यानी कि रुचि वीरा उनको जाएगा। इसके अलावा यादव वोट है और बनिया बिरादरी से रुचि वीरा ताल्लुक रखती है, बनिया वोट उनको मिलेगा। तो रुचि वीरा कहीं न कहीं सर्वेश कुमार सिंह पर भारी पड़ रही है। हालांकि जो एसटी हसन है उनके जो समर्थक है वो उनसे कुछ नाराज है, जो थोड़ा उन्हें महंगा पड़ सकता है। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि आज अखिलेश यादव मुरादाबाद में आ रहे हैं। अगर अखिलेश यादव एसटी हसन और रुचि वीरा को एक ही मंच पर लाने पर कामयाब होते हैं तो कहीं न कहीं पूरा गेम पलट सकता। देखिए, इससे पहले भी जिस तरीके से हमने देखा था कि जब अखिलेश यादव जा रहे थे मुरादाबाद, उनकी जनसभा कैंसिल हो गई थी बरसात के चलते, तब भी हमने एसटी हसन को सुना था। उन्होंने कहा था कि अगर अखिलेश यादव उनको मंच पर बुलाएंगे तो जाएंगे, लेकिन वो प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे। ये नाराजगी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भारी पड़ सकती है। देखिए, एसटी हसन शुरू से पहले दिन से जब से उनका टिकट कटा तब से ये बात कहते हुए आ रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से मेरा उनकी वजह से टिकट कटा। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी लोग समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगे उनका प्रचार और उनका समर्थन मैं करूंगा। लेकिन मेन फैक्टर अखिलेश यादव है। उन्होंने साथ ही ये भी जोड़ा कि अखिलेश यादव आज भी उनके राष्ट्रीय नेता है और अगर वो मुझे मंच पर बुलाते हैं तो मैं मंच पर जरूर जाऊंगा। अब सब कुछ यहाँ पर अखिलेश यादव पर डिपेंड करता है। अखिलेश यादव अगर एसटी हसन को भोजपुर में जो उनकी रैली है उसके मंच पर बुलाते हैं और रुचि वीरा और उनको एक साथ खड़ा करते हैं तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को थोड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर एसटी हसन मंच पर नहीं जाएंगे तो कहीं न कहीं एसटी हसन और उनके समर्थकों की नाराजगी रुचि वीरा को थोड़ी महंगी पड़ सकती है। साथ ही साथ अगर हम बीजेपी से प्रत्याशी जो सर्वेश सिंह है उनकी बात कर लेते हैं तो उनका भी एक अच्छा खासा राजनीतिक रसूख रहा है, पूर्व में सांसद रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कुछ वहां का उनका क्या कुछ रसूख है? देखिए, सर्वेश सिंह की बात की जाए तो मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट से लगातार 5 बार वो विधायक रहे। इसके अलावा एक बार वो वहां से सांसद भी रहे मुरादाबाद जिले से। सर्वेश कुमार सिंह की पूरे मुरादाबाद जिले के जो तमाम वर्ग हैं उनमें अच्छी पकड़ मानी जाती है। खास तौर पर जो मुस्लिम वर्ग है वो भी सर्वेश कुमार सिंह को खासा पसंद करता है। लेकिन पिछले कुछ दिन से सर्वेश कुमार सिंह की तबियत कुछ खराब चल रही है। पिछले कुछ हफ्तों की बात की जाए तो सिर्फ 2 मौकों पर, एक बार जब मुरादाबाद अमित शाह आए थे उस समय सर्वेश कुमार सिंह मंच पर दिखे थे और इसके अलावा योगी जी के साथ बड़ापुर में एक बार मंच पर दिखे। उसके अलावा पिछले कई हफ्तों से फील्ड में वो नजर नहीं आ रहे। मुरादाबाद के लोगों में चर्चा है कि उनकी तबियत काफी ज्यादा खराब है। इसके अलावा जो इनके सहयोगी जयंत चौधरी, उन्होंने भारत समाचार से बात करते हुए कहा था कि हाँ, सर्वेश कुमार सिंह की तबियत खराब है लेकिन बहुत जल्दी मूंछों पर ताव देते हुए मैदान पे दिखेंगे। ठीक है, हमारे सहयोगी हरिपाल हमारे साथ पीलीभीत से जुड़ चुके हैं। हरिपाल, पीलीभीत का सियासी समीकरण क्या कहता है? क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। यहाँ से इस बार देखा जाए तो यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है, मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। क्या कुछ अपडेट जानकारी पीलीभीत को लेकर आपके पास है हरिपाल? पिछले 3 दशकों से लगातार गांधी परिवार का पीलीभीत में कब्जा रहा और लगातार यहाँ से वरुण गांधी की बात करिए, मनका गांधी की बात करें, वो यहाँ से सांसद है। लेकिन इस बार वरुण गांधी का टिकट काट दिया, जिसके बाद जो भाजपा के समीकरण थे वो काफी बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरह से पीडब्ल्यूडी जो मिनिस्टर जितिन प्रसाद, उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया और निश्चित तौर पर वरुण गांधी का टिकट काटने के बाद जितिन प्रसाद की उतनी बेहतर स्थिति नहीं है जो वरुण गांधी के समय होती थी। और शायद इसी वजह से खुद 3 बार सूबे के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और खुद देश के जो प्रधानमंत्री मोदी है वो जितिन प्रसाद के समर्थन में कई बार जनसभाएं भी कर चुके हैं। और लगातार जो प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, संगठन है, वो पिछले लंबे समय से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। कहा जा सकता है कि लगातार चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। कुल मिलाकर के इस बार अगर सियासी समीकरण की बात करें तो जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार वो कुर्मी बिरादरी से हैं। और अगर सियासी समीकरण में जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो जिस तरह से पीलीभीत में 5 लाख के आसपास मुस्लिम वोट है,
2.5 लाख के आसपास लोग कुर्मी वोट है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो भगवत शरण गंगवार जो चर्चाएं चल रही है, माना जा रहा है कि भगवत शरण गंगवार भी 5 बार विधायक रहे लगातार और कुर्मी बिरादरी में उनकी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। अगर समाजवादी पार्टी कुर्मी बिरादरी पर अपना फोकस करने में कामयाब होती है और मुस्लिम पर फोकस करने में कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर जो जितिन प्रसाद है उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है वरुण गांधी फैक्टर जी, क्योंकि वरुण गांधी का टिकट काटा गया उसके बाद जो उनके, इसमें कोई दो राय नहीं कि वरुण गांधी के लाखों समर्थक पीलीभीत में ऐसे हैं जो उनकी एक आवाज में जहां वो चाहे उनको प्रभावित कर सकते हैं जी। तो सबसे बड़ी बात यह कि वरुण गांधी के वो समर्थक, वरुण गांधी किसकी तरफ है, किसको सपोर्ट करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। अगर वरुण गांधी के समर्थकों ने जितिन प्रसाद के पाले में शायद नहीं हो पाए और यदि उन्हें समाजवादी पार्टी का सपोर्ट कर दिया तो निश्चित तौर पर भाजपा के उतने बेहतर समीकरण नहीं हो पाएंगे। और यही वजह कि आज पीलीभीत जो सीट है जो कभी भाजपा की गढ़ मानी जाती थी, लेकिन आज पीलीभीत सीट समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच काफी मुकाबले के बीच मानी जा रही है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आपको बता दें कि पहले चरण की जहां पर वोटिंग होनी है वहां पर कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत ये सीटें हैं जहां पर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा।